नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। दोस्तों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं यूजीसी नेट के इकाई 8 के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटक एक और द्रोणाचार्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, आज हम लोग इस नाटक की समीक्षा यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के आधार पर करेंगे। चूँकि यह नाटक बहुत ही विस्तृत है, इसीलिए इसको पूरा न पढ़ के इसके मुख्य बिंदुओं का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। मित्रों, इस नाटक के रचयिता शंकर शेष जी का जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 28 नवंबर 1981 को हुई थी। शंकर शेष हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा के कथा लेखक भी थे। शेष जी का जन्म बिलासपुर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। शेष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शुरू में कविताएं भी लिखी, पर वे मूलतः नाटककार ही रहे हैं। उनके प्रमुख नाटकों में मूर्तिकार 1955, रत्नगर्भा 1956, नई सभ्यता के नमूने 1956, बेटों वाला बाप 1956 आदि कुछ प्रमुख नाटक हैं। एक और द्रोणाचार्य शेष जी का प्रमुख नाटक है, जो कि 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पर कुछ विद्वान इसका प्रकाशन 1971 भी मानते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते मध्यवर्गीय असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इसमें महाभारतकालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन का आधार बनाकर वर्तमान विसंगतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। एक और द्रोणाचार्य का प्रकाशन, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, 1977 ईस्वी में हुआ, पर कुछ लोग इसका प्रकाशन 1971 भी मानते हैं। इस नाटक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं तथा उत्तरार्ध में 7 दृश्य हैं। इसमें 2 अलग अलग कहानियां समानांतर चलती हैं। इसमें प्रमुख पात्र हैं जो कि पौराणिक और वर्तमान में हम इनको बांट सकते हैं। पौराणिक पात्रों में हैं द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, अन्य में हैं भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर तथा सैनिक। आधुनिक युग के पात्रों में हम देखते हैं कि अरविंद, जो कि प्रमुख नाटक का पात्र है, लीला अरविंद की पत्नी, यदु अरविंद का दोस्त और जूनियर प्रोफेसर, प्रिंसिपल जिसकी उम्र 60 वर्ष की है, चंदू अरविंद का छात्र है, 20 वर्ष का बालक, अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट भी है, विमलेंदु मृतक शिक्षक, अनुराधा 20 वर्षीय छात्रा। इस नाटक में 2 कथाएं एक साथ चलती हैं, जिसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की विसंगति व भ्रष्टाचार को उभारना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है। द्रोणाचार्य व एकलव्य गुरु शिष्य की कथा के संदर्भ में आज के शिक्षा जगत में फैले भ्रष्टाचार और गैर सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की दुर्गति व उनके अस्तित्व की समस्या तथा मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति इसमें प्रमुख रूप से है। कथानक इस नाटक में दोहरा है। दोनों कथाएं एक दूसरे की पूरक हैं। इस नाटक में मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्तिगत समस्याओं को भी प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज के सामने समझौता कर लेता है। अरविंद की पत्नी उन्हें झूठ तथा बेईमानी करने के लिए तथा प्रमोशन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस नाटक का मूल सारांश इस प्रकार है कि कॉलेज के प्रेसिडेंट का बेटा नकल करते हुए पकड़ा जाता है, जिसको दूसरा छात्र चंदू, जो कि नकल करने के आरोप में पकड़ा जाता है, जिसने नकल भी नहीं किया और अरविंद जानता है और आरोपी को सज़ा दिलाना चाहता है, परंतु नकल करने वाला छात्र प्रेसिडेंट का बेटा है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। तथापि सभी लोग समझते हैं कि गलती किसकी है, पर कोई भी बोल नहीं सकता है। आप शक्तिशाली व्यक्ति का साथ दें और सत्य को अनदेखा करें, ऐसा ही इसमें बताया गया है। अरविंद एक ईमानदार तथा आदर्शवादी शिक्षक है, जो कॉलेज के अध्यक्ष के बेटे को नकल करते हुए पकड़ लेता है तथा उसे सजा दिलाना चाहता है तथा दोबारा वह उसे अनुराधा नामक छात्रा के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ते हैं। तब इस बात को दबाने के लिए अध्यक्ष अरविंद को लालच देता है तथा धमकाता भी है कि यदि उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नाटक में शिक्षक को अपने ही सवालों में फंसा दिखाया गया है।
पहले हम लोग इसकी मुख्य समीक्षा और सारांश देखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से करने का प्रयास लेखक ने किया है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय को सहने की परंपरा दे दी। नाटक ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के असहाय और बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को दिखाना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसके पात्रों के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। इस नाटक में महाभारत कालीन द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों की संवेदनशील झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। अश्वत्थामा का कृपि से दूध पीने की याचना करना और कृपि को उसको आटा घोलकर पिलाना बहुत ही हृदय स्पर्शी है। द्रोणाचार्य का कौरव पांडव कुंवारों का आचार्य बनना, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगना, द्रौपदी का चीरहरण करना तथा युधिष्ठिर का नरों व कुंजरों व अर्धसत्य, इन सभी प्रसंगों को आधार बनाकर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। अरविंद एक मध्यम वर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। उसी पर अपनी कैंसरग्रस्त मां और विधवा बहन की जिंदगी निर्भर है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला वह छात्र अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली हैं। वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन और धमकियां देकर ग्रांट के रुपए लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटाता है। प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद स्वयं पकड़ता है। इसकी रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहता है, परंतु अरविंद की पत्नी लीला और यदु प्रत्याघातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के दुर्लभ रास्ते पर चलने को नहीं कहते हैं। उनका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम। राजकुमार और उसके साथी बड़े ही क्रूर हैं। अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो क्या तुम्हारी नहीं? न्यायप्रिय, सत्यवक्ता, सच्चरित्र व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई भी साहसी निर्णय नहीं ले पाता और विरोध की तकलीफदेह भाषा की जगह समझौते की सुविधाप्रद भाषा बोलने लगता है और सत्ता के कभी भी ना टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी बनकर रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बंधाकर वह प्रेसिडेंट के दबाव के आगे झुक जाता है। इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा का एकांत का लाभ उठाकर बलात्कार करने की कोशिश करता है। संयोग से उस दिन अरविंद वहां पहुंच जाता है। वह अनुराधा को बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट देती है, किंतु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता ढूंढकर केस को रफा दफा कर देता है। अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है, पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते में फेंक देते हैं। लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। यह कहानी एक मोड़ लेती है। प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ से निस्तार पाने के लिए वह डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम घूमने जाने को तैयार हो जाता है। अब प्रेसिडेंट रोज अरविंद के साथ टहलने जाता है और एक दिन शाम गिरकर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट को ढकेल कर मार देने का अभियोग चलाया जाता है। चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है। यह नाटक चंदू के अर्धसत्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। नाटक में विमलेंदु के अंतिम वाक्य हैं, जिस पर नाटक समापन की ओर बढ़ता है। विमलेंदु कहता है, तू द्रोणाचार्य है, व्यवस्था और कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूठ सा बहता हुआ द्रोणाचार्य, वर्तमान के कगार पर लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। इस नाटक का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा को दोहराना ही नहीं, बल्कि सूक्ष्मतम मानवीय सत्य की खोज करना है। यह कथा प्रसंग में द्वंद्व को लेकर चलने वाला आधुनिक चेतना कारक एक प्रयोगशील नाटक है। तो मित्रों, हम लोगों ने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए शंकर शेष जी के लिखे हुए नाटक को
समझने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ यह आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि आपको यह समीक्षा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं एक नई समीक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।